जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन, आप नाम सुनते ही कभी हमें खुशी होती है, कभी बड़ा कष्ट होता है। यदि हमारी पेंशन बढ़ती तो हमें खुशी होती है कि आखिर 5 साल के बाद हमारा पेंशन रिवीजन हो रहा है। हमें उम्मीद होती है कि लगभग 7-8% हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जेसीयू जवानों के नाम पर जो आरोपी बनी और उन्हीं के नाम पर दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं को फायदा नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं वन रैंक वन पेंशन के जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आज मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा, क्लियर करूंगा कि बोर्ड के ऊपर, ताकि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दोस्तों, ताकि हमको आसानी से पता चले, हर एक पेंशनर्स को पता चले कि ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन आखिर हमारा हक है, वो हमें कितना मिल रहा है और किस किस टर्म्स में मिल रहा है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये जानना जरूरी है। मैं ये भी बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर गाइडलाइन क्या निकाली थी, उसके अलावा सारी चीज कवर करूंगा मैं। इसका एम क्या था, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी कि किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, पहले क्या था, क्या बदलाव हुआ। इंक्रीज ऑफ पेंशन ऑल टाइप, जितने प्रकार की पेंशन है, चाहे वो सर्विस पेंशन एज पर टेबल नंबर 7-8 कितनी इंक्रीज हुई, एरियर किस हिसाब से मिलता है, कब से मिलता है, किस किस को मिलता है, सारी बात करूंगा। कोरिजेंडम पीपीओ इशू कब होगा, डाउनलोड किसका होगा या नहीं होगा। टीओई यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये किसके लिए बाधा खड़ी कर रही है, क्या इसकी कंडीशन है। राउंडिंग ऑफ सर्विस को किस तरह राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। प्रीमेचर के लिए आखिर क्यों नहीं मिल रही है वो आरोपी, और वो आरोपी की क्या है विसंगतियां और इनमें क्या हो सकता है सुधार, यानी पूरा पैकेज ऑल इन वन। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पहले की पेंशन नीति में अंतराल। यह माननीय प्रधानमंत्री का नोट है कि ओआरओपी के कार्यान्वयन से पहले पेंशन की गणना कर्मियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय एक विशेष वेतन बैंड में निकाले गए वेतन से जुड़ी थी। वेतन आयोगों की सिफारिश पर वेतनमान को उच्चतर पक्ष में संशोधित किया गया और वेतन के अनुसार, यानी कि जो बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पहले से सेवानिवृत्त हुए लोगों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती थी। इसलिए अतीत और वर्तमान के सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन में अंतर बना रहता था और इस अंतर को बराबर करने के लिए हमने ओआरओपी लागू की। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि उन्होंने कहा है कि यानी नए पेंशनर्स और पुराने पेंशनर में अंतर नहीं होना चाहिए, सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। क्या ये अचीव हुआ? हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे, वे कभी अनुशासन से बाहर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया, वे इस योजना की मांग करते रहे। हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, उनसे झूठ बोला गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और सीधा सीधा उनका विपक्ष यानी कांग्रेस के ऊपर वार था। एक लंबे समय से लंबित मुद्दा, यानी 40 साल से इसकी मांग उठी, लेकिन 2015 से पहले इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। वन रैंक वन पेंशन तीसरा वेतन आयोग में के आधार पर 3 से 9 साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की थी। यानी अलग अलग रक्षा मंत्री की रिपोर्ट 2003 में क्या थी, 5वें वेतन आयोग में क्या सिफारिश थी, रक्षा संबंधी संसदीय सीमित ने अपनी क्या रिपोर्ट पास की, तो वन रैंक वन पेंशन पर कानून मंत्रालय ने क्या कहा, मंत्रियों का एक समूह 2005 में जीओएम उन्होंने क्या सिफारिश की, छठा केंद्रीय वेतन आयोग में क्या हुआ, कैबिनेट सचिव की समिति बनाई गई, राज्यसभा की बनाई गई, फिर यानी उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की आपके समक्ष एक संकल्प किया था मैंने, आपको पिछली सरकारों के कार्यकाल में काफी संघर्ष करना पड़ा और हमने ये वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी है। अब ओआरओपी की मुख्य विशेषताएं क्या है, उन्होंने बोला है कि पूर्व पेंशन भोगियों का जब भी पेंशन लागू होगी तो उनके पिछले वर्ष कैलेंडर जो है वर्तमान वर्ष से पिछले वर्ष को बेसियर रख करके सबको बराबर किया जाएगा औसत से, और उनका औसत निकाला जाएगा और औसत से जिसका ज्यादा है उसको बढ़ेगी नहीं, जिसका कम है उसकी बढ़ेगी। बकाया राशि का भुगतान 4 किस्तों में होगा और पेंशन का निर्धारण हर 5 साल बाद होगा। और वित्तीय लाभ की उन्होंने बातें की, यानी ये उनका कथन था। अब एप्लीकेबिलिटी की मैं बात करूंगा कि आखिर ये किस किस के लिए लागू है। जैसा कि आपने ओआरओपी 3 में अभी देखा होगा कि यानी जैसे ही हमारा सर्कुलर निकला और सर्कुलर नंबर 677 को जोड़ा जा रहा है सर्कुलर नंबर 555 के साथ।
555 के साथ इसलिए जोड़ा रहा है कि मेन जो पॉलिसीज हैं वो 555 के अंदर है और यहाँ 555 को कोड दिया गया है। यानी दीज ऑर्डर अप्लाई टू ऑल पेंशन फैमिली पेंशन हु हैड रिटायर्ड डिस्चार्ज इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस डाइड इन सर्विस after retirement in the rank of commissioned officer, JCOR, non-combatant, Army, Navy, Air Force, Defense Security Corps, Territorial Army, who were in receipt of any type of pension mentioned in पैरा 5.1 सर्कुलर ऑफ 555 1/7/2024। उन्होंने कहा इन सब के लिए है यानी OROP। ये थी एप्लीकेबिलिटी। इंक्रीज ऑफ पेंशन ऑल टाइप, हर प्रकार की पेंशन में संशोधन हुआ है। यानी संशोधन किस प्रकार हुआ है आपने देखा होगा, OROP 3 में 2023 को बेसिस रख के हुआ है। टेबल नंबर 7 में आप देख सकते हो कि सिपाही 122 का क्या हुआ है। आप ऑनरी नायक का देख सकते हो, नायक TS का देख सकते हो, हवलदार ऑनरी हवलदार का ऑनरी नायब सुधार का सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट कैप्टन सब का टेबल नंबर 7 में एक्स और वाई ग्रुप से दिया गया है। और 2016 के बाद जो रिटायर्डीज हैं एक्स ग्रुप के, उनके लिए टेबल नंबर 8 सेपरेट की गई। और बाकी इसके कंटेंट्स आप जाओगे तो अलग अलग टेबल डिसेबिलिटी की पूरी है। यानी ये हमें आप देख रहे हो 200 से ज्यादा पेज की है, लेकिन शायद इसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी, ये कम भी कर सकते थे, लेकिन ये है। अब मैं एरियर का बताया कि जैसे कि OROP 1 और 2 का एरियर 4 किस्तों में दिया गया था। टर्म्स ऑफ कंडीशन, कोई सीनियर सिटीजन है या डिसेबल है उनका अलग था, और नॉर्मल जो सर्विस पेंशन उनके 4 भागों में बांटी गई थी। और अभी जब डिले हुआ था, इस बार डिले नहीं हुआ, तो आपको 2 महीने का एरियर है मिल रहा है। कोरिजेंडम PPO एरियर, हाँ, इसके साथ जो OROP 3 में मिलने वाला आपका एरियर है, यानी सबका रिलीज जो मैसेज आया है या मैसेज आ गया है या मिल गया है या कोरिजेंडम PPO का मैसेज आ गया है, PCDA में एक बार बात करें। यदि ज्यादा डिले हो रहा है थोड़ा इंतजार करें, नहीं तो एक ग्रेवियंस पक्का डालना होगा। बात करूंगा TOE यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जैसा आपने देखा होगा सिपाही से लगा करके ऑनरी कैप्टन तक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की परिभाषा सर्कुलर 555 में एक अपेंडिक्स X में सीधा सीधा दिया है कि एक रैंक की मैक्सिमम सर्विस को कितना काउंट किया है। सिपाही को 22 साल किया है, 24 साल किया है, नायक को हवलदार को 24 साल किया है, सूबेदार को नायब सूबेदार को 28 साल किया है, सूबेदार को 30 साल किया है, SM को 33 साल किया है, सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट हैं उनको 30 साल कर दिया है। तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दिया, उसके हिसाब से ही आपका एंटाइटलमेंट बनता है टेबल नंबर 7 और 8 में। अब मैं बात करूंगा राउंडिंग ऑफ सर्विस ऑफ 3 मंथ। राउंडिंग ऑफ सर्विस जैसा कि इसमें सीधा सीधा कहा है कि यदि आपकी सर्विस 16 साल 5 महीने हैं तो आपको 16.5 का लाभ मिलेगा। 16 साल 3 महीना है तब भी 16.5 का मिलेगा। 16 साल 2 महीना है तो 16 साल का मिलेगा। 16 साल 8 महीना है तो 16.5 का मिलेगा। 16 साल 9 महीना है तो आपको 17 साल का मिलेगा। यह है आपको टेबल नंबर 7 में अपनी राउंड ऑफ सर्विस देखने का। अब मैं बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट की। हाँ दोस्तों, बड़ा सेटबैक है कि पहले तो प्रीमेचर बंद है, पहले तो प्रीमेचर कम है, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 जुलाई 2014 के बाद आने वाले प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को OROP 2 और 3 में शामिल नहीं किया गया। इससे जितने पीछे आए थे, यानी वो लगभग 25 लाख को तो मिला हक, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख को सरकार ने क्यों नहीं दिया। लगातार इसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा, केस चलता रहा, लेकिन सरकार ने डिनाई किया कि स्वेच्छा से आने वालों के लिए OROP नहीं है। इन फ्यूचर भी इनकी संभावना बहुत कम है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अनोमलीज की। हाँ जी दोस्तों, कौन कौन सी विसंगतियां हैं, खास विसंगतियों के बारे में तमाम आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर कई प्रकार के एजिटेशन हुए कि JCO जवानों के लिए OROP थी। लिखा गया था कुछ सारी रिपोर्ट में कि ये लोग जल्दी रिटायरमेंट होके आ जाते हैं और अर्लियर में इनकी लायबिलिटीज होती है, घर मकान दुकान, बच्चों की पढ़ाई शादी, इसलिए इनकी जो पेंशन है नए वाले पेंशन वालों के साथ संशोधित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश OROP 3 में लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है उसे कम फायदा हुआ है, जिसकी ज्यादा फायदा हुआ है। अब बड़ी अनोमलीज थी कि इसमें पहले प्रोटेक्ट किया गया था कि मैक्सिमम पर रखा जाए, एवरेज से हमारा काम नहीं चल रहा है। एवरेज में यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सेम रैंक और सेम लेंथ का एवरेज किया जाएगा। एक हवलदार यदि 24 साल का है तो एक सार्जेंट यदि 24 साल का है, एक यदि पेटी अफसर 24 साल का है, तो मैक्सिमम उनका कितना है, मिनिमम कितना है, उसका एवरेज करके उसको आपने पिवट रखा और उसके हिसाब से आप पेंशन बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे। तो आप समझ सकते हो जब एवरेज लिया है तो जो ऊपर वाले
होंगे उनको कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन हमने मांग की थी कि हमें मैक्सिमम का रखो, मैक्सिमम के हिसाब से सबकी बराबर करो। तो इसके साथ ये फायदा आता, सरकार के ऊपर एक बार बर्डन पड़ता तो एक बार बराबर हो जाती, फिर विसंगतियां वाली बात कोई रह नहीं जाती। और दूसरी बात बड़ी है कि अभी तक इतने एजिटेशन हुए, तमाम ऐसी चीजें हुई, एमओडी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बार जवाब दिया था, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब हम सुधार के लिए दोस्तों, अभी देखा होगा कि OROP 3 लागू हो गई है और बिल्कुल एकदम साइलेंट हैं सब लोग। सैनिक संगठन अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, अपने अपने तरीका है। और सुधार होने की गुंजाइश क्या है कि सबसे बड़ा है फैक्टर मैक्सिमम का। आपने मिलिट्री सर्विस पेपर देखा, एकदम कानून की शरण में जाते हैं तो कानून हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मान लो पे कमीशन का मामला है, ये पॉलिसी का मामला है, ये सरकार का मामला है, MSP के लिए आप दोबारा MOD में गुहार लगाइए। इस तरीके का जो माननीय जज साहब का था कि इस पर वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हो। और ये OROP 2 के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामले थे, लेकिन उन्होंने इसी को बोला कि ये इंटरनल पे कमीशन का मामला है, वो इसको सॉर्ट आउट करेगी। तो आप कितनी उम्मीद कर सकते हो या तसल्ली कर सकते हो या आप सोच सकते हो कि आगे अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है। यदि इसमें किसी का कोई सवाल है तो मेरे WhatsApp नंबर पर जरूर लिख के भेजें। धन्यवाद।